वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, उनको हल करते हैं और इससे कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें शामिल हुए हैं जो सीटेट और यूपीटेट में आते हैं। तो आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। चलिए आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मौसम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? अरबी भाषा से, फारसी भाषा से, लैटिन भाषा से या संस्कृत भाषा से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? अरबी भाषा। और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है तथा किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं? जलवायु। तो मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है और ये सब तो आप लोग जानते हैं कि मौसम पल पल में चेंज होता ही रहता है। और इस जलवायु किसे कहते हैं? तो किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून का के कारण वर्षा होती है? तो भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो ऑप्शन है असम, केरल एवं कर्नाटक, बंगाल एवं ओडिशा या तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तमिलनाडु। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि शीत ऋतु के समय पवन स्थल भागों में लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भाग विशेषकर तमिलनाडु के क्षेत्र में इस मौसम में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में कहाँ पर वर्षा होती है? भारत के दक्षिण भाग में, विशेषकर तमिलनाडु की तरफ। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? नंबर 1 स्थान की स्थिति, नंबर 2 ऊंचाई, नंबर 3 समुद्र तल से दूरी या नंबर 4 उच्चावच। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला, दूसरा एवं तीसरा, बी ऑप्शन 2, 3 एंड 4, सी ऑप्शन 3 एंड 4 या डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। तो किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? स्थान की स्थिति होनी चाहिए, ऊंचाई भी होनी चाहिए, समुद्र तल से दूरी भी होनी चाहिए या उच्चावच भी होना चाहिए। तो किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती। इसलिए हमारे भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव भी होता है। ठीक है, इससे अलग अलग क्षेत्रों के जलवायु के विषय में भी ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान हमें मिलता है, अनुभव भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? और नंबर 1 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या उत्तर पूर्वी राज्यों में, या पश्चिमी तट घाट में, या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन है पहला, दूसरा या तीसरा, दूसरा, तीसरा एवं चौथा, पहला, दूसरा या चौथा या उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? पहला, दूसरा और चौथा। तो मतलब अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। तो इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट यह है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता है। ये वर्षा के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं और फलतः वे हमेशा हरे भरे ही दिखाई देते हैं। इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्य और राज्यों के कुछ भाग और पश्चिमी तट
पश्चिमी घाट के सकरी पट्टी में भी पाए जाते हैं और हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पर्वतीय वन या मैंग्रोव वन। तो ऑप्शन है करेक्ट बी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। हमारे देश में बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। इन वनों में मानसूनी वन भी कहा जाता है इन वनों को। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को क्या कहा जाता है? मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्षा के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य और असत्य बताना है। तो पहला है, कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इन पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। और दूसरा है, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाई के साथ साथ वनस्पतियों में भी विभिन्नता आती है। तो ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दूसरा सही है, ऑप्शन सी दोनों करेक्ट है, ऑप्शन डी दोनों करेक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है कि ये ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, नीचे जैसे दिया गया है, कटीली झाड़ियों में वनस्पतियां शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी कमी आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सूची 1 में दिया गया है रोजवुड महोगनी, बी ऑप्शन में दिया गया पीपल नीम, सी ऑप्शन में खैर बबूल और डी ऑप्शन में पाइन देवर। और सूची 2 में दिया गया है पर्वतीय वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कटीलीय झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय पतझड़। तो इनको हमें मिलान करना है। तो रोजवुड महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। पीपल और नीम उष्णकटिबंधीय पतझड़। नीम में तो देखा ही होगा कि एक टाइम पे पत्ते गिर जाते हैं, फिर उनमें नए पत्ते निकलते हैं, नई पत्तियां निकलती हैं। खैर और बबूल कटीली झाड़ियाँ और पाइन देवर पर्वतीय वनस्पति हैं। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हुआ? सेकंड, फोर्थ, थर्ड और वन। सेकंड, फोर्थ, थर्ड और वन। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या है? सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है अक्टूबर के पहले सप्ताह में, सितंबर के पहले सप्ताह में, मार्च के आखिरी सप्ताह में, नवंबर के आखिरी सप्ताह में। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के निवास को सुनिश्चित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में जंगली बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, गिर वन में या हिमालय क्षेत्र में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र में। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ और भालू इत्यादि सभी कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ पर है? गिर वन है, सुंदरवन, कच्छ के रण या पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? कच्छ के वन में, कच्छ के रण में। तो भारत के जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य किया जाता है? 8 डिग्री 4 सेंटीग्रेड उत्तर से 37 डिग्री 6 सेंटीग्रेड उत्तर, और बी ऑप्शन है 8 डिग्री से 6 सेंटीग्रेड से उत्तर और 37 डिग्री से 4 सेंटीग्रेड से उत्तर। सी ऑप्शन है 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 और उत्तर और 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 उत्तर, और डी ऑप्शन है 7 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 उत्तर से और 38 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 उत्तर। तो ऑप्शन करेक्ट क्या है? 8 डिग्री सेंटीग्रेड 4 उत्तर से और 37 डिग्री 6 उत्तर से, यानी भारत की उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत के मुख्य भूमि का विस्तार कैसे हुआ है? 8 डिग्री 4 सेंटीग्रेड उत्तर से 37 डिग्री 6 सेंटीग्रेड उत्तर अक्षांशों के बीच रहता है। अगला क्वेश्चन है, एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती, नर्मदा, चंबल या सोन? तो इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, अर्थात नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है? नंबर 1, ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। ताप्ती नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अव्यवस्थित है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट सही है, और बी ऑप्शन में सेकंड या थर्ड सही है, सी ऑप्शन फर्स्ट या सेकंड सही है, या डी में ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? केवल एक। तो केवल कथन एक ही सही है, इसमें कथन दूसरा और तीसरा गलत है। ताप्ती नदी के अलावा नर्मदा भी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है, और अजंता एवं सतमाला पर्वत ताप्ती नदी के दक्षिण में अव्यवस्थित है। ठीक है, उत्तर में नहीं, दक्षिण में अव्यवस्थित है। और ताप्ती नदी भारत के प्रायद्वीप मात्र पूर्व से पश्चिम बहती है, वह ताप्ती नहीं, वह नर्मदा नदी है। ठीक है। और अजंता सतमाला पर्वत जो है वो दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम बताना है। ऑप्शन ए बृहत हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय। बी ऑप्शन मध्य हिमालय, शिवालिक या बृहत हिमालय। सी ऑप्शन शिवालिक या बृहत हिमालय या मध्य हिमालय, और डी ऑप्शन है बृहत हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय हमारे देश के लिए संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आले का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 प्रमुख समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं, और मध्य हिमालय या हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, और शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है हमारा? बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनमें से कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं?
ऑप्शन ए पहला, दूसरा या तीसरा, बी ऑप्शन दूसरा, तीसरा या चौथा, सी ऑप्शन दूसरा या चौथा, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? उपरोक्त सभी। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये सभी पूर्व से बहने वाली नदियां हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है? तो यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। ऑप्शन है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, या दोनों सही है, ये दोनों गलत हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, ये दोनों ऑप्शन सही है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? गंगा एवं नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो ऑप्शन है आंतरिक प्रक्रिया के कारण, बाह्य प्रक्रिया के कारण, या आंतरिक एवं बाह्य दोनों के कारण, या इनमें से किसी प्रक्रिया के द्वारा नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? यह आंतरिक और बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण होता है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण दो प्रक्रियाओं द्वारा होता है। ठीक है, प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठती और कहीं नीचे धसी होती है। और दूसरी यानी बाह्य प्रक्रिया स्थल की लगातार बनने से या टूटने की प्रक्रिया होती है इसमें। ठीक है, पहली प्रक्रिया में क्या होती है कि पृथ्वी का कुछ सतह जो होता है वो ऊपर उठा होता है, कुछ सतह नीचे होता है। और दूसरी प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये, नीचे दिए कथनों में से कौन सा सत्य कौन सा असत्य है? ठीक है, तो पहला दिया है पृथ्वी के सतह के टूट कर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। और दूसरा दिया पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन दिया है कि पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है, या इनमें से दोनों नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? इनमें से दोनों सही है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है हमारा। और अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। जैसे ये दिया गया है कि पृथ्वी की नई सतह के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण। यह दोनों प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। साथ ही यह स्थलाकृति निर्माण की बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, जो अभी बाह्य और आंतरिक बताया था, तो यह हमारी दूसरी प्रक्रिया जो टूटने और बनने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, यूराल पर्वत, रॉकी पर्वत, या अपलेशियन पर्वत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई कम होती है। यह बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। भारत का हिमालय भी वलित पर्वत का ही उदाहरण है, जो टूटता रहता है और घिसता रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो आज के क्वेश्चन ज़्यादातर कथनों पर ही व्यक्त है।
पहला दिया गया है, जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती उन्हें हिमानी कहते हैं। और सेकंड दिया, पर्वतों की एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने की श्रृंखला को कहा जाता है। मतलब पर्वत की एक श्रृंखला क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सत्य है? ये ऑप्शन दिए गए कि पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, या दोनों सत्य है, ये दोनों असत्य हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये दोनों ही सही है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दोनों कथन ही सही है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं जिन्हें हिमानी कहा जाता है, ठीक है, जैसे ये ऑप्शन दिया गया है। और कुछ ही ऐसे भी पर्वत होते हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते। और पर्वत एक रेखा क्रम में भी व्यवस्थित है, जो व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जैसे हिमालय, अल्प्स, एडीज पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, ऐसे पर्वत को क्या कहा जाता है? वलित पर्वत कहते हैं, भ्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? वलित पर्वत। तो जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती उन्हें क्या कहते हैं? वलित पर्वत कहते हैं। और वलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? हिमालय, अल्प्स, ये दोनों वलित पर्वत के उदाहरण हैं, ठीक है। तो 22वां क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सही है, ये बताना है। यूराल पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है, वॉसजेस पर्वत ब्रंतोस पर्वत है, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत, और फ्यूजियामा पर्वत वलित पर्वत है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए केवल एक और 4 सही है, बी ऑप्शन में दूसरा तीसरा सही है, सी ऑप्शन में पहला तीसरा सही है, और डी ऑप्शन में उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सेकंड और थर्ड, यानी वासजेस पर्वत भ्रंशोत पर्वत है, और किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, इनकी ऊंचाई बहुत कम होती है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब ब्रंशोस पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी हर्स्ट, और नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी और वासजेस पर्वत की इसी तरह की पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान के फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। और ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, या दक्षिण महासागर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत यानी हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, केन्या का पठार, युगांडा का पूर्वी पठार, या तिब्बत का पठार? तो ऑप्शन करेक्ट क्या है? तिब्बत का पठार।
तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक होती है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है और पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर की से लेकर कई हजार मीटर तक भी होती है। और पठारों की सतह पठार से भी नए या पुराने भी हो सकते हैं। पठार में दक्कन का पठार जो है पुराने पठारों में से एक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? शरावती, कावेरी, स्वर्णरेखा या टोंस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्वर्णरेखा। हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा में नदी में स्थित है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पठारी क्षेत्रों में भी जलप्रपात होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। छोटा नागपुर पठार के स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात झारखंड में सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। यह जलप्रपात 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है। कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित जोंग प्रपात इस प्रकार का जलप्रपात का उदाहरण है। ठीक है, तो शरावती कहाँ पर? कर्नाटक में। और शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कावेरी में स्थित है। तो कावेरी में कौन सा जलप्रपात स्थित है? शिव समुद्रम। और शरावती में जोंग प्रपात। ठीक है, और ये तथा धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया, अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के कारण बने हैं। और दूसरा दिया गया, मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग हैं। तो इनमें से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन दिए गए, पहला सत्य है कि दूसरा सत्य है, या दोनों सत्य है, दोनों सत्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दोनों ही सत्य है। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। सामान्यतः अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों के मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान जो होते हैं अधिक उपजाऊ होते हैं तथा यहाँ आवास एवं परिवहन के साधनों का निर्माण करना भी आसान होता है। इसलिए ये मैदान विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग भी कहलाते हैं या होते हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।